किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। 115 चीनी मिलों ने शुरू की पेराई। पूरे प्रदेश में पशुधन बीमा योजना शीघ्र। दुधारू पशुओं का किया गया टीकाकरण। किसानों को अब निःशुल्क मिलेगा चारा बीज। आने वाले 2 वर्षों में दलहन की पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य। आम के पुराने बागों का होगा जीर्णोद्धार। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश में चालू पेराई सत्र में 119 चीनी मिलों में से अब तक 115 चीनी मिलों ने पेराई का काम शुरू कर दिया है। इनमें से 92 निजी क्षेत्र की और 23 सहकारी क्षेत्र की मिलें और 1 राज्य चीनी निगम की मिल है। प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग ने बताया कि चालू पेराई सत्र में 963.79 लाख कुंतल गन्ने की पेराई का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र में चीनी पड़ता 9.19% आ रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह पड़ता 9.55% था। चालू पेराई सत्र में अब तक किसानों को 599.05 करोड़ रुपए के कुल देय भुगतान में से 540.03 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस नाम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के अनुसार इस योजना के तहत स्वदेशी व क्रॉस ब्रीड के दुधारू व भारवाहक पशु के अलावा अन्य पशुओं जैसे बकरी, सूकर आदि का भी बीमा किया जाएगा। एक परिवार में अधिकतम 5 पशुओं पर अनुदान लाभ मिल सकता है, जिसमें छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, सूकर आदि को जोड़कर 1 इकाई माना जाएगा। यदि पशुपालक के पास 5 से कम छोटे पशु हैं तो उन्हें 1 इकाई का लाभ दिया जाएगा। अभी तक यह बीमा योजना प्रदेश के केवल 39 जिलों में लागू थी, लेकिन अब इसका स्वरूप बदलकर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। राजधानी के कई गांवों में पशु चिकित्सकों की एक टीम ने जाकर पशु टीकाकरण का कार्य किया। टीम ने गांव पहुंचकर जानवरों को गला घोंटू, खुरपका, मुंह पका आदि रोगों के टीके लगाए। चिकित्सकों की टीम ने टीकाकरण करने के बाद पशुपालकों के हस्ताक्षर भी कराए तथा उन्हें समय समय पर पशुओं के टीकाकरण कराने की सलाह भी दी, ताकि जानवर स्वस्थ रह सकें। प्रदेश सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालकों व किसानों को अब निःशुल्क चारा बीज उपलब्ध कराएगी। इसके लिए निःशुल्क चारा बीज वितरण योजना प्रारंभ की जाएगी। पशुओं को भरपूर हरा चारा उपलब्ध हो सके, इसके लिए किसानों को चारा किट देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। किसान भाइयों, देश में हर वर्ष दलहन का आयात करना पड़ता है। इस कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन परियोजना का सहारा लिया गया है। इस मिशन से पिछले वर्षों में दालों का उत्पादन 20 लाख टन तक बढ़ाया गया था, जो 29 लाख टन तक पहुंच गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 1.92 करोड़ टन दलहन का उत्पादन हुआ था। अब इसकी पैदावार में 40 लाख टन तक की वृद्धि के लिए अगले 2 वर्षों की योजना तैयार की गई है। इसके लिए तिलहन की परियोजना में भी कुछ संशोधन करके इसे थोड़ा और कारगर बनाने की योजना तैयार की गई है। पुराने आम के बगीचों में एक बार फिर से बहार लाने के लिए उद्यान विभाग की योजना के अनुसार किसान अपनी बागों का जीर्णोद्धार कर पुनः अपनी आय बढ़ा सकेंगे। राजधानी में करीब 25,000 एकड़ आम के बाग में से 35 से 50% पुराने बाग हैं, जिनकी जीर्णोद्धार प्रक्रिया शुरू की गई है। 1 हेक्टेयर बाग के जीर्णोद्धार में करीब 40,000 रुपए का खर्च आता है, जिसमें से 50% किसान भाइयों को स्वयं वहन करना होगा, जबकि 50% उद्यान विभाग अनुदान के रूप में देगा। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। बोए जा चुके गेहूं में गेहूंसा एवं जंगली जई के नियंत्रण हेतु आइसोप्रोट्यूरॉन 75% WP1 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WP की 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जौ की विलंब से बुआई हेतु क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियों जैसे ज्योति, मंजुला, RS6,
तथा माल्ट हेतु DL88 की बुआई पूरी करें। चना, मटर और मसूर की समय से बोई गई फसलों से खरपतवार निकाई गुड़ाई तथा नियंत्रित करते रहें। चने में पहली सिंचाई फूल आने से पहले तथा दूसरी फलियों में दाना बनते समय करें। मटर में फूल आने के समय पहली सिंचाई तथा दूसरी दाना बनते समय करें। मसूर में पहली सिंचाई फूल आने से पूर्व तथा दूसरी सिंचाई फली बनने के समय करें। मटर में बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गन्ने की खेती में कटाई जमीन के बराबर से करें जिससे ठूंठ शेष ना रहे। आलू में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें तथा झुलसा रोग के निदान हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर एवं माहू के नियंत्रण हेतु फास्फोमिडान 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की खेती में ठंड और पाले से बचाव के लिए लो टनल का प्रयोग करें। लहसुन में 200 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। नवरोपित बागों में आवश्यकतानुसार सिंचाई का कार्य करें। केले की खेती में अवांछित पत्तियों की कटाई तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। गेहूं अलीगढ़ की मंडी में 1495 रुपए, मुरादाबाद में 1550 रुपए, इटावा में 1520 रुपए और सीतापुर में 1470 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। चावल अलीगढ़ की मंडी में 1880 रुपए, मुरादाबाद में 2000 रुपए, इटावा में 2170 रुपए और सीतापुर में 2105 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। चना अलीगढ़ की मंडी में 3440 रुपए, मुरादाबाद में 3370 रुपए, इटावा में 3100 रुपए और सीतापुर में 3508 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। सरसों अलीगढ़ की मंडी में 3540 रुपए, मुरादाबाद में 3340 रुपए, इटावा में 3550 रुपए और सीतापुर में 3240 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। गुड़ अलीगढ़ की मंडी में 2590 रुपए, मुरादाबाद में 2400 रुपए, इटावा में 2670 रुपए और सीतापुर में 2320 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। बात अगर सब्जियों और फलों के भावों की करें तो आलू अलीगढ़ की मंडी में 680 रुपए, मुरादाबाद में 600 रुपए, इटावा में 800 रुपए और सीतापुर में 650 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। प्याज अलीगढ़ की मंडी में 1440 रुपए, मुरादाबाद में 1350 रुपए, इटावा में 1700 रुपए और सीतापुर में 1600 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। टमाटर अलीगढ़ की मंडी में 990 रुपए, मुरादाबाद में 1050 रुपए, इटावा में 900 रुपए और सीतापुर में 1150 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। लहसुन अलीगढ़ की मंडी में 3170 रुपए, मुरादाबाद में 2980 रुपए, इटावा में 2700 रुपए और सीतापुर में 2800 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। बैंगन अलीगढ़ की मंडी में 760 रुपए, मुरादाबाद में 890 रुपए, इटावा में 900 रुपए और सीतापुर में 750 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। केला अलीगढ़ की मंडी में 1480 रुपए, मुरादाबाद में 900 रुपए, इटावा में 2900 रुपए और सीतापुर में 1800 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। सेब अलीगढ़ की मंडी में 5500 रुपए, मुरादाबाद में 4350 रुपए, इटावा में 6200 रुपए और सीतापुर में 5260 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। अनार अलीगढ़ की मंडी में 5180 रुपए, मुरादाबाद में 3800 रुपए, इटावा में 5600 रुपए, सीतापुर में 5440 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है,
अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आलू की अगर हम फसल की बात करें तो घरेलू स्तर के साथ साथ व्यावसायिक स्तर पर भी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी हम आलू की फसल लगाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम बेहतर से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। ऐसा तभी होगा जब हम जो है फसल सुरक्षा पर अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से रोग लग रहे हैं, कैसे उनकी हम पहचान करें और कैसे उनसे हम निदान करें, या कीट जो लग रहे हैं उनसे हम कैसे बचाव करें, कैसे उनका हम पहचान करें। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक बागवानी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई आलू की फसल लगा चुके हैं और लगभग आने वाले समय में जो है वो खुदाई भी करेंगे, तो इस समय को ध्यान में रखते हुए क्या क्या ध्यान रखें, किस तरह की फसल सुरक्षा करें? किसान भाइयों, आलू हमारे प्रदेश की एक नकदी फसल है जी, और हमारे कुछ किसान भाई जो कच्ची खुदाई करके आलू की खेती के लिए जिनका रोपण वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं, वह फसल अपनी तैयारी की अवस्था में है। और जो बची हुई फसल है जो परिपक्व अवस्था में हमारे किसान भाई लेते हैं, वह अपनी प्रौढ़ावस्था में है। इस समय किसान भाई यदि फसल सुरक्षा का सही तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो फसल की जो उत्पादकता है वो प्रभावित होगी और हमारे किसान भाई को आर्थिक क्षति होगी। इसको हम ध्यान में रखते हुए इन बातों को बताना चाहेंगे कि आज जो प्रमुख रोग और प्रमुख कीट हैं, जैसे पिछेती झुलसा एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे किसान भाई अगर समय पर इसका निजात नहीं करते तो यह महामारी के रूप में यह रोग आता है। और दूसरा, हमारे किसान भाई अगर बीज आलू के लिए आलू का खेती करते हैं तो विषाणु का संक्रमण
और पत्ती काटने वाले कीट और रस चूसने वाले कीट, ये प्रमुख रूप से इसमें हैं जिससे कि हमारे किसान भाइयों की क्षति होती है आर्थिक रूप से। और साहब सबसे पहले विस्तार से ये जानना चाहूँगा, अगर जो प्रमुख रोग हैं उनसे किस तरीके से नुकसान होता है, कैसे उन रोगों का हम पहचान करें और कैसे उनका हम निदान करें। किसान भाइयों, अगर हम पिछेती झुलसा की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई जब अपने खेत पर जाते हैं सुबह और ओस पड़ी हुई हो तो पत्तियों पर जो धब्बे होते हैं, स्पॉट्स बनते हैं, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके किनारे और उसके ऊपर रुई की तरह की संरचना दिखाई देती है। और वह उभार को अगर देखें तो यह पिछेती झुलसा की जो लक्षण के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि पिछेती झुलसा में और अगर पाला की संभावना दोनों की दशा में ही स्पॉट्स आते हैं, लेकिन जो कवक होता है, जो हमारा फफूद है, वह रुई की संरचना की तरह एक उभार लिए हुए होता है। और इसको देखने के लिए किसान भाई अगर सुबह जाएंगे जब ओस पड़ी होती है तभी वो उसको अच्छी तरह से देख पाते हैं। वर्तमान समय में यदि हम आज की बात करें, 2-3 दिन 24 घंटे तक बादल हो और छोटे छोटे झीसें पड़ती हों, तो इस दशा में हमारे किसान भाई पिछेती झुलसा के बचाव के लिए इससे पूर्व ही और मैंकोजेब नामक दवा को 2 ग्राम से 2.5 ग्राम ले लें और उसका छिड़काव समय रहते ही कर दें, जिससे इस रोग के आने की संभावनाओं से बचें। यदि रोग आने की दशा में यदि देखते हैं कि खेत में रोग आ चुका है तो पहले तो खेत में जो रोग से ग्रसित पौधे हैं उनको निकाल दें और उनके उपरांत हमारे किसान भाई जो मैंकोजेब की जगह मैंकोजेब प्लस मेटालेक्सिल नामक दवा को बराबर बराबर अनुपात में मिला करके उपचार कर सकते हैं। और अगर मौसम सही होगा, मौसम साथ देगा, तो इस रोग से हमारे किसान भाई निजात पाएंगे। हम दूसरे रोग की अगर बात करते हैं, विषाणु संक्रमित रोग। किसान भाइयों, विषाणु संक्रमित रोग को यदि आप अपने खेत में जा करके देखें तो निश्चित रूप से आपको एक तरह से जैसे पत्तियों पर कोढ़ जैसी संरचना होती है और बाद में जो इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है, आप जैसे देखेंगे कि पत्तियां छोटी होकर के झाड़ी नुमा संरचना बन जाती है, झुरमुट की तरह बन जाते हैं। इससे हमारे किसान भाई 50 से 60% जो उपज में ह्रास पाया जाता है और अगर यह दिन लगातार बना हुआ है तो उपज बहुत अधिक प्रभावित होती है। किसान भाइयों, विषाणु संक्रमित जो रोग होते हैं उसको बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से हमारे जो चूसने वाले कीट होते हैं, जैसे हम कहते हैं सफ़ेद मक्खी, श्वेत मक्खी और माहू, ये दोनों एक दूसरे पौधे से रस चूस करके एक दूसरे पौधे पर फैला देते हैं। इसके लिए हमारे किसान भाइयों इमिडाक्लोप्रिड 17.8 17.8 सॉल्युबल लिक्विड होता है और इसका बिलियन बना लें 1 मिलीलीटर को 3 लीटर पानी में मिला करके और हमारे किसान भाई इसका छिड़काव कर देंगे तो इससे उनको विषाणु संक्रमित रोग से बचाव हो सकता है। और सब ये बात सही है, क्योंकि अगर पत्तियों पे रोग दिखाई दे रहा है और मुख्यतः वैज्ञानिक तथ्य यही भी है कि पत्तियां ही भोजन बनाती हैं, अगर वही नुकसान उनको होगा तो पूरी फसल को नुकसान होगा। तो बेहतर है हम प्रारंभ से ही इसकी व्यवस्था करते रहें और हम इन रोगों से निजात पाएं। प्रमुख, आपने जैसे बताया कि कीट से ही ये विषाणु संक्रमण भी फैलता है, तो एक तो कीट की वजह से रोग भी फैल रहा है, प्लस कीट खुद जो है स्वयं नुकसान कर रहे हैं फसल को। तो कीटों को कैसे पहचाने और कैसे उनसे निदान पाएं? किसान भाइयों, माहू आपको मालूम है कि सरसों का प्रमुख कीट है जी, और इसको हमारे किसान भाई देखते हैं क्योंकि यह रस को चूस करके जो पुष्प बनने की स्थिति में जब फल बनने की अवस्था होती है उसमें ये रस चूस लेता है। लेकिन जब यह आलू पर जाता है तो आलू की पत्तियों से ये रस चूसता है और रस चूस करके ये दूसरी पत्तियों पर फैलाता है। इसमें हमारे किसान भाई बहुत सामान्य बात है, आप अपने खेत पर जा करके निचली पत्तियों को देखें, यदि 100 जो पत्ती को तोड़ लें, जो संयुक्त पत्ती होती है, उसमें यदि 20 से अधिक हमारे जो ये फीड हैं, जो इसको हम माहू बोलते हैं, यदि इनकी संख्या मिलती है तो इसका मतलब है कि यह क्रिटिकल स्टेज जो होता है वो पार कर चुकी हैं। अब हमको ज़रूरत क्या है, पत्ती की कटाई कर देना चाहिए किस दशा में, जब हम बीज आलू को लेते हैं। दूसरे कीट की हम बात करते हैं जो पत्ती काटने वाले। किसान भाइयों, इस समय पत्ती काटने वाले कीट की जो स्थितियां हैं, क्योंकि तापमान गिर जाने के बाद उनका प्रभाव घट जाता है और वो आर्थिक क्षति नहीं पहुंचा पाते। अगर ये पहले हम अक्टूबर में, नवंबर के महीने में देखें तो इनसे नुकसान होता है, लेकिन अब जो दशा है उसमें पत्ती काटने वाले कीटों से कोई भी आर्थिक क्षति होने की संभावना नहीं है।
लेकिन यदि किसी को लगता हो तो मैलाथियान 50 EC उसको 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके हम उपचार कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हमारे किसान भाई इंडोसल्फान का करते थे जो कि आज की तारीख में प्रतिबंधित है, और उसकी जगह पर हम मैलाथियान 50 EC का प्रयोग करके इस कीट से भी बच सकते हैं। वैसे समय और मौसम को देखते हुए इससे कोई आर्थिक क्षति होने की संभावना नहीं। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मुख्यतः फसल सुरक्षा के साथ साथ जब किसान भाई खुदाई करते हैं तो बहुत सारे किसान भाई हमारे उसी उत्पादन से बीज भी बचा के रखते हैं ताकि अगली बार बुआई के लिए काम आ सके। जो बाजार से तो ले ही सकते हैं लेकिन फिर भी अपनी एक सहूलियत के लिए रखते हैं। तो अगर इस समय ध्यान में रखते हैं अगर वो उसके लिए भी कोई फसल सुरक्षा कर सके किसान भाई तो क्या है वो? बीज से ही आलू के उत्पादन को हम अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ बीज का उत्पादन होगा तो हमारा जो फसल होगा वो स्वस्थ होगा। हमारे किसान भाई 4-5 बातों का ध्यान दें। आप जिस खेत में आलू की फसल लिए हैं उसी खेत में पहले तो यदि आपको बीज का उत्पादन करना है तो जो बीज का सोर्स है, सीड जहाँ से लेते हैं वह आपका विश्वसनीय होना चाहिए, प्रजाति आपकी ठीक होनी चाहिए, और जिस संस्था से लेते हैं वह प्रजनक बीज अगर न मिले तो फाउंडेशन जरूर होना चाहिए। और उसके बाद आप सामान्य रूप से जैसे खेती करते हैं वैसे रोपण करें। रोपण के बाद 30, 60 और 75 दिन पर उसमें निकाई कर लें, जो उस प्रजाति से हट करके हों उनको, और जो विषाणु संक्रमित हों उनको, या पिछेती झुलसा या किसी भी तरह से रोग ग्रसित पौधे हैं उनको अपने खेत से निकाल लें। और किसान भाई 30 और 60 दिन पर इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर दें, जिससे कि सकिंग पेस्ट से आप जो है बच सकते हैं। और इसके अलावा जब हम देखते हैं 90 दिन की हमारी फसल हो जाए तो उसकी जो तना है उसको नीचे से काट दें। काटने के बाद 15 दिन के उपरांत खुदाई करें। खुदाई करके छाये में रखें और छाये में 10-15 दिन तक उसको रख करके देखें कि जो उसकी त्वचा ऊपर की है वो थोड़ी मोटी हो जाए, नहीं खुदाई के उपरांत त्वचा छिल जाती है। और इसके बाद श्रेणीकरण करें। श्रेणीकरण करके बोरिक एसिड नामक रसायन से 3% 30 ग्राम को 1 लीटर पानी में सॉल्यूशन बना करके उसको 1 क्विंटल आलू के बीज का उपचार करके, और उसके बाद जब ऊपर की सतह सूख जाए तो तुरंत उसको पलट दें एकल परत को, और फिर उपचारित करें। और इसके अलावा उसको भंडारण करें। यह सामान्य रूप से हमारे किसान भाई करके अपने प्रक्षेत्र से स्वस्थ आलू बीज का उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सामान्य तौर पर इस समय को ध्यान में रखते हुए क्या क्या किसान भाई करें और रोगों की पहचान कैसे करें, कीटों की पहचान कैसे करें और कैसे उनका निदान करें, तो निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों की बातें समझ में आई होंगी, उनका वो पालन करेंगे और एक बेहतर उत्पादन अपने खेतों में प्राप्त करेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।